तो मित्रों, आइए आज हम अपनी पहली क्लास में शामिल हो रहे हैं। तो जैसा कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि न्यू बैच ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट 20 जून शाम 6 से 8 PM। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर आज एक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। भाषा के अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी, इसके पहले हमें हिंदी भाषा की परंपरा के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। तो आइए संक्षेप में थोड़ा पहले जान लेते हैं। मित्रों, हिंदी की जननी, अगर प्रश्न करें कि हिंदी की जननी कौन है, तो अमूमन हम सब यही कहते हैं कि हिंदी की जननी संस्कृत है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदी का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, इस स्वरूप को प्राप्त करने में हिंदी को संस्कृत युग से, वैदिक युग से और आज तक का सफ़र तय करना पड़ा है। तो हिंदी की विकास परंपरा में पहला जो युग होगा वैदिक, पहली जो वैदिक, संस्कृत, इसके बाद लौकिक संस्कृत, इस पर हम अलग से विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन आज चूँकि हम हिंदी और की उपभाषाएं और बोलियां पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा हिंदी के पहले की जो विकास यात्रा रही है और जहाँ से चलकर हिंदी अपने इन उपभाषाओं और बोलियों तक पहुँची है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसके बाद है पाली, फिर है प्राकृत, फिर है अपभ्रंश, फिर इधर है उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। या पुरानी हिंदी। मित्रों, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, जिसमें वेदों, उपनिषदों की रचना हुई है, वहाँ से भाषा की परंपरा शुरू होती है। फिर जब वैदिक संस्कृत विकृत होती है और लोक की बोली साहित्य का स्थान प्राप्त करती है, तो लौकिक संस्कृत का विकास होता है, जिसमें रामायण है, संस्कृत काल के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, कालिदास, भवभूति, दंडी, माघ, श्रीहर्ष आदि जितने भी रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं हैं, ये सभी लौकिक संस्कृत में हैं। फिर जब ये लौकिक संस्कृत विकृत होती है और भाषा का स्थान लोक की भाषा यानी पाली ग्रहण करती है, तो पाली भाषा का विकास होता है
लौकिक संस्कृत के विकृत होने पर। और पाली, इसका जो समय वैदिक और लौकिक संस्कृत का है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और फिर पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर प्राकृत का समय आता है, पाली भाषा विकृत होती है, उसके विकारग्रस्त होने पर प्राकृत भाषा या प्रथम प्राकृत का विकास तो पाली है, द्वितीय प्राकृत जिसे कहते हैं प्राकृत का विकास होता है। और इसका समय 1 ईस्वी से ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया। फिर अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जो समय है वह अपभ्रंश के निर्धारित किया गया। उसके बाद उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी या हिंदी की बात करें तो यह जो है 1000 ईस्वी से आगे अपनी विकास यात्रा प्रारंभ करती है। तो इस तरह से हमारा जो है ये भाषा की परंपरा में हिंदी तक आने का जो सफ़र है उसका परिचय हुआ। तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं एक मिनट मित्रों। फिर आते हैं अब हम हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी, चौथा है बिहारी हिंदी और पांचवा है पहाड़ी हिंदी। तो मित्रों, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इन 5 उपभाषाओं से हिंदी की 18 बोलियों का विकास हुआ। तो आइए जानते हैं किस उपभाषा से कितनी बोलियों का विकास हुआ और कौन कौन सी बोलियां हैं वे, आदि आदि की चर्चा हम एक एक उपभाषा को लेकर के आगे करेंगे। तो इसे मैं मिटा देता हूं।
तो अब हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की, कि पश्चिमी हिंदी। मित्रों, जो पश्चिमी हिंदी है यह है सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उपभाषाएं उसमें जो पहला है पश्चिमी हिंदी। ये पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से, जैसा कि हमने जाना था कि जितनी भी उपभाषाएं हैं वो किसी न किसी अपभ्रंश से निकली हैं, उत्पन्न हुई हैं, विकास हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है। और पश्चिमी हिंदी हिंदी की की 5 बोलियां हैं। कौन कौन है, आइए देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों में पहला है खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरा है पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी, चौथा है हरियाणवी, और 5वां है बुंदेली। बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, जिसे कौरवी के नाम से जानते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। फिर हम आते हैं दूसरी उपभाषा राजस्थानी हिंदी। दूसरी उपबोली है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? पहली है पश्चिमी राजस्थानी, जिसे किस नाम से जानते हैं? मारवाड़ी।
ठीक है, मारवाड़ी। दूसरा है पूर्वी राजस्थानी। इसे जयपुरी के नाम से जानते हैं, जयपुरी। तीसरा है दक्षिणी राजस्थानी। इसे मालवी बोली के नाम से जानते हैं, मालवी। और नेक्स्ट है अगला उत्तरी राजस्थानी। अब उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं, मेवाती। तो इस तरह से दूसरी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की ये 4 बोलियां हमने जानी और समझी। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। मित्रों, ये किस अपभ्रंश से उद्भूत है इसके बारे में जानेंगे। तो ये बात बहुत अक्सर प्रश्न पूछा जाता है इस पर कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। तो पूर्वी हिंदी के बारे में आप कंठस्थ रखिएगा कि ये अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न है। ठीक है। और इसके बारे में हमें जो जानकारी रखनी है कि इसकी कुल 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से ये हमारी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का ये लखनऊ है, उन्नाव है, कानपुर है, कुछ भाग बरेली, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, फैजाबाद है, बस्ती का कुछ भाग है, ये जो सीतापुर है, ये जो क्षेत्र है ये अवधी का क्षेत्र है। किसका है? अवधी का। तो यहाँ पर जो बोली जाती है बोली वह अवधी है। और बघेलखंड में अवधी का ही एक रूप है बघेली जो बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ इसका मूल केंद्र है। तो इस तरह से ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी की हो गई। फिर आते हैं हम अगले बिंदु पर। चौथा बिंदु है
बिहारी हिंदी। मित्रों, बिहारी हिंदी का जो उद्भव है वह मागधी अपभ्रंश से हुआ। किस अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश। प्रश्न बहुत बनता है कि मागधी अपभ्रंश से उद्भूत उत्पन्न बोली है या बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न है, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा, मागधी अपभ्रंश से विकसित है। जितनी भी उपभाषाएं हैं वे सभी किसी न किसी अपभ्रंश से विकसित हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से, राजस्थानी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से, महाराष्ट्री सौरसैनी अपभ्रंश से, पहाड़ी सौरसैनी अपभ्रंश से, और पूर्वी हिंदी मागधी अर्धमागधी अपभ्रंश से, और बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से। तो इस तरह से आपने देखा कि जितनी भी उपभाषाएं हैं वे किसी न किसी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी 3 बोलियां हैं। इसकी 3 बोलियां हैं। कौन कौन? बिहारी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मित्रों, भोजपुरी एक ऐसी बोली है जो आज पूरे भारत में और भारत से बाहर भी अपनी पहचान बना चुकी है और अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। इसमें लोकगीत का गायन बहुत हो रहा है। मगही का बहुत लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन मगही के प्रसिद्ध कवि विद्यापति कोकिल का नाम हम लोगों ने सुना है। विद्यापति की पदावली इसी में है, मगही में, और मैथिली में है, सॉरी। मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। मगही का अपना कोई विशेष साहित्य नहीं है, लोक साहित्य भी बहुत कम है। मैथिली का साहित्य समृद्ध है, क्योंकि इस मैथिली बोली में विद्यापति जैसे कवि हुए और उनसे भी पहले जो है बहुत महत्वपूर्ण कवि देखने को मिलते हैं। और भोजपुरी अपने में आप में तो समृद्ध है ही। तो इस तरह से हमने यहाँ बिहारी हिंदी जो हिंदी की उपबोली है उसके बारे में जाना। और इसके बाद 5वां है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी एक है पश्चिमी पहाड़ी और दूसरा है मध्यवर्ती पहाड़ी। तो पश्चिमी पहाड़ी नेपाल का क्षेत्र है और जो मध्यवर्ती पहाड़ी है उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली का जिक्र होता है। तो इस तरह से, और पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये भी सौरसैनी अपभ्रंश से ही विकसित है। तो इस तरह से हमने हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों के बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं इसके बाद पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी का साहित्य अपने आप में समृद्ध है। इसमें मध्यकाल से ही हम
साहित्य की परंपरा, साहित्य लेखन की स्थिति पाते हैं, चाहे वो भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा में, निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी हों या अन्य प्रेमाश्रयी बहुत से कवि हैं। मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं, ईश्वरदास हैं, कासिम शाह हैं, उस्मान हैं। तो इनकी बात करें तो इन सभी ने अवधी साहित्य को समृद्ध किया। अवधी भाषा को जो एक बोली थी, भाषा के रूप में इतना समृद्ध हुई कि भाषा के रूप में वो अपनी पहचान बनाने लगी और उसे अवधी भाषा के रूप में पुकारा जाने लगा। इसी तरह हमने ब्रज के बारे में भी देखा कि ब्रज में बहुत सारे ब्रज भाषा में साहित्य लिखे गए, ब्रजमंडल के बहुत से कवि हुए, चाहे वो सूर हों, चाहे वो वल्लभाचार्य हों, चाहे वो नंददास हों, शीत स्वामी हों, गोविंद स्वामी हों, चतुर्भुज दास हों, मीरा हों, रसखान हों, आदि आदि। तो इस तरह से ब्रज भाषा का साहित्य भी, जो कि एक बोली थी लेकिन इतना विकसित हुई, इतना समृद्ध हुई कि भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित हुई। और इसी तरह से हम बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी में आप हिंदी के जितने भी प्रमुख कवि हैं उसमें हम अगर ध्यान दें तो आधुनिक काल के जो प्रमुख कवियों में आते हैं वे सभी भोजपुरी क्षेत्र के ही हैं। बनारस से ही हमारे महत्वपूर्ण कवियों में जयशंकर प्रसाद भारतेंदु हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, उनसे पहले प्रेमचंद हैं। ठीक है, तो ये सब कवि क्या हैं, भोजपुरी क्षेत्र के हैं। तो उन्होंने भोजपुरी क्षेत्र से निकल करके हिंदी को समृद्धि प्रदान की। और कबीर का नाम तो आप प्राचीन काल के कवियों में जानते ही हैं कि कबीर भोजपुरी काशी के ही जुलाहे थे। काशी ही उनकी जन्मभूमि बताई जाती है, यद्यप कहीं कहीं मगहर की बात होती है, लेकिन वो स्वयं स्वीकार करते हैं मैं काशी का जुलाहा। तो इसी तरह से जो है मैथिली की साहित्य के बारे में हमने जाना ही। तो इस तरह से बच्चों मित्रों, अब हम जो है आज यहीं पर अपनी क्लास को संपन्न करते हैं और नेक्स्ट जो है हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे अगले दिन। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत मित्रों। और ऑफलाइन की कक्षाएं 20 जून से शुरू हो रही हैं। तो जो भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं और कोचिंग करना चाहते हैं तो वो माय एकेडमी संस्थान में शाम 6 बजे उपस्थित हों और अपनी डेमो क्लास ज्वाइन करें। क्लास का समय सायंकाल 6 PM to 8 PM है। तो आप लोग अपने समय पर उपस्थित हों। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।